हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बादल को घिरते देखा है। एक कविता है जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक आईआईएससी क्लास 12 की है। और इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी क्या बताना चाहते हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले हम जान लेते हैं नागार्जुन जी के बारे में। जैसे उनके जीवन परिचय में कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि नागार्जुन का जो असली नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। और इनका जन्म 1911 में बिहार राज्य दरभंगा ज़िले में हुआ था। और उनके जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम है तरौनी। इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, उपन्यास भी लिखी हैं, कई विधाओं की रचना की है। और सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने इस कविता में जो है जिस तरह से एक मानवीय चित्रण किया, यानी इनका काम था कि प्रकृति को मानवीय चित्रण करना, यानी ये हमेशा प्रकृति प्रेमी रहे हैं और जीवन के उतार चढ़ाव, दुख सुख, उसका मानवतावादी दृष्टिकोण रही है। और इन्हीं सबको उन्होंने कविताओं में दर्शाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं कि नागार्जुन जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से क्या बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नागार्जुन जी की जो कविता है उसका आरंभ कुछ इस तरह से होता है। कह रहे हैं कि अमल धवल गिरी की शिखरों पर बादल को घिरते देखा है और छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पहले समझना होगा कि आखिर इसका जो है कुछ शाब्दिक अर्थ क्या है। कुछ कठिन शब्द हैं, तो वो कठिन शब्द आप देख लें। तो जैसे कि अमल कठिन शब्द है, अमल को कहते हैं स्वच्छ, धवल सफ़ेद, और तुहिन जो शब्द है तुहिन है ना, तुहिन कणों उसको कहते हैं ओस के कण। जैसे कि आप देख सकते हैं ओस के कण, स्वर्णिम को कहते हैं सुनहरे। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि आखिर जो है इस पद के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है और छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम यानी सोने कमलों पर गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि साफ सुथरा सफेद जो है पर्वत के शिखर पर अचानक बादलों को घिरते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि कई बार हमने साफ सुथरे उस स्वच्छ जो है पर्वत पर मैंने साफ सुथरे बादल को घिरते देखा है और बादलों की गिरने वाली बर्फ सफेद मोती के समान है ना, छोटे छोटी मोती जैसे, यानी सफेद मोती के समान है। उसके शीतल तुहिन कणों को, है ना, उसके शीतल ओस के जो कण हैं, ओस के जो बूंद है, ठंडे ठंडे बूंद मानसरोवर के उन स्वर्णिम, जो कि मानसरोवर झील में खिले हुए कमलों पर, है ना, देखो कमलों पर गिरते देखा है, मानसरोवर झील के खिले हुए कमलों पर गिरते देखा है और बादल को घिरते देखा है। उस दृश्य को जो है बहुत ही मनमोहक बनाते हुए वो एक मानवीय चित्रण करते हैं और कहते हैं कि किस तरह से जो है ओस के शीतल और ठंडे कण मानसरोवर के उस स्वर्णिम जो सुनहरे कमल के जो है कमल हैं, कमलों पर जो है किस तरह से वो ठंडे और शीतल बूंद गिरते हुए दिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले पद में क्या बताया गया। कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तित मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यानी इसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है। पहले कुछ जो है कठिन शब्द आप लिख लें, जैसे कि तुंग हो गया, श्यामल नील सलिन हो गया, है ना, इस तरह के शब्द। तो इनके कुछ शब्दार्थ हैं, आप देख सकते हैं। तुंग का अर्थ है ऊंचा, श्यामल नील सलिल इसका मतलब है काला नीला जल, काला नीला जल, है ना। श्यामल तो काला होता है, नील मतलब नीला, सलिल मतलब जल। तिक्त इसका मतलब होता है मधुर, विष तंतु यानी तीखे मधुर, तीखे भी और मधुर भी। और रेसे जैसे। उमस का मतलब होता है घुटन, उमस का मतलब होता है घुटन। चलते हैं अब समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर
कई झीलें स्थित हैं, कई झीलें हैं हिमालय की चोटियों पर। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर, मतलब उनके जो स्वच्छ पानी है, नीले पानी हैं, और जो है उस नीले पानी, चमकदार जल, उनमें कमल खिले हुए हैं। उनमें कौन खिले हुए हैं? कमल खिले हुए हैं, है ना। समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, किसकी उमस से? उन कमलों तथा वहाँ के जो वातावरण में है, तो वहाँ के आसपास के, है ना, पावस की उमस से आकुल, समतल देशों से आ आकर, तो बोले आसपास के मैदानों से अनेक पक्षी आते हैं, हंस, पावस जो हंस आते हैं। तित मधुर विस्तंतु खोजते, वो आते हैं, वे पक्षी तालाबों में खिले हुए कमल, जो कमल होते हैं, जिसको, जो कमल के जो रेसे जैसे होते हैं, है ना, तो उनको ढूंढते हैं। और बोला क्या क्या? हंसों को तितरे देखा है? उनके जो कड़वाहट है, उनके जो तीखे स्वाद है, उनका आनंद लेते हैं। और हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। हंस किस तरह से तैरते हैं, किस तरह से उनमें वो मग्न हो जाते हैं, किस तरह से उनमें डूब जाते हैं, और फिर बोले बादल को गिरते देखा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पद भी समझ आया होगा। और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, और कोशिश करेंगे कि आपके उस डाउट्स को भी दूर किया जा सके। उसके बाद बढ़ते हैं आगे के स्लाइड पर, यानी आगे की कुछ पंक्तियों पर। ऋतु वसंत का सुप्रभात है था, मंद मंद था अनिल वह रहा, और बालारून की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी धरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसके जो है कुछ शब्दार्थ आपको समझ लेने होंगे। शब्दार्थ आप देख लें, जैसे कि कुछ कठिन शब्द होंगे। उनमें एक शब्द है जिसका नाम है बालरुन, देख सकते हैं। बालरुन, इसका मतलब होता है लाल रंग का सूर्य, मृत्यु, कोमल, विरहित, अलग चिर, है ना, और अलग, और चिर अभिशापित, हमेशा शापग्रस्त, क्रदन, शोर, शैवालों, पानी पर पड़ी काई, प्रणय कला, प्रेम पूर्वक झगड़ा, इसको कहते हैं प्रेम पूर्वक झगड़ा, जैसे कि चातक चकई करते हैं, ऐसे झगड़ा के बारे में बताया गया है। तो इसमें चलते हैं पद की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं कि उसने बसंत के मौसम में एक प्रातःकाल शीतल, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, यानी सवेरा था, मौसम था बसंत का, हाँ। और बोले मंद मंद था अनिल वह रहा, और मंद और सुगंधित, मतलब एकदम धीमी धीमी सुगंधित वातावरण था। बालारुनी की मृदु किरणें थी, है ना, रक्तिम किरणों वाले बाल, जैसे सूर्य एकदम चमकता लाल सूरज के प्रकाश से चमकते हुए जो शिखर थे, है ना, शिखर जो थे, जैसे कि जिसको बोला अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे ना, जो सूरज की किरणों से चमक रहे थे। और बोले कि एक दूसरे के विरहित हो, अलग अलग रहकर ही, जिनको एक दूसरे से अलग होकर जो पंछियां हैं, भिन्न तरह के जो है क्रीड़ाओं में मग्न देखा है। यानी मैंने देखा बहुत सारी पंछियां हैं जो उन पर्वतों पर जो है कई काम करते हुए, कई तरह की क्रीड़ाएं करते हुए, लीलाएं करते हुए देखा है। बोले इस मौसम में आसपास के प्रदेश तथा उमस भरे मैदान की गर्मी से व्याकुल, यानी आसपास के जो प्रदेश है, जैसे सारी रात बितानी होते हैं ना, तो आसपास के प्रदेश से जो है अगल बगल से लोग आ जाते हैं। और बोले आ जाते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी आकर अपना समय व्यतीत यहाँ पर बिताते हैं। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, सारी रात बिताती होती, निशा काल से चिर अभिशापित, है ना, रात से जो है अभिशापित होती हैं। चकवा पक्षी का समान रात में एक दूसरे से अलग रहकर विरहपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यानी चकवा पक्षी जैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, चकवा चकई दोनों, और एक दुख भरी जीवन बिताते हैं। फिर इसने कहा कि बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ कृदंत, फिर उनमें, है ना, तो भाव यह है कि चकवा और चांद का प्रेम होने के कारण वह वृक्षों की अगली डाली पर बैठकर रात व्यतीत करने को बाध्य होता है, पूरा रात बिताता है। क्योंकि चकवा चकई जब चांद होता है तो ही वो साथ होते हैं, अपने रात को बिताते हैं। कुछ समय तक शांत रहने के बाद इसी तालाब के किनारे, है ना, उस महान सरोवर के तीरे, यानी उसी तालाब के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर कुछ समय तक शांत रहने के बाद वो तालाब के किनारे जाते हैं। और अक्सर जो है वहाँ पर जो है हरी भरी जो जगह है
अक्सर जो है पन्ने कला आरंभ हो जाता है ना, पन्ने कला छिड़ते देखा है, कई सारी कलात्मक चीज़ें देखे हैं। यह स्थान बहुत हरा भरा होता है, जैसे कि बताया जा सके सैलावलों की हरी भरी दरी है, हरा भरा जगह होता है, ठीक है। शैवाल जो होते हैं घास फूस होते हैं और घिरे पूरा क्षेत्र है उससे हरा भरा घिरा हुआ है, और उसी में जो है चिड़िया जो है अपनी क्रीड़ाएं दिखाती रहती हैं, बादल को घिरते देखा है। तो जैसे कि यहाँ पर समझ आ गया कि वसंत ऋतु का समय होता है, हवा मंद मंद ठंडी शीतल हवाएं चलती रहती है और सूरज की किरणें आती हैं और शिखरों को एकदम स्वर्णिम बनाकर चली जाती हैं, यानी सुनहरा लगता है। एक दूसरे से जो है विरक्त होकर अलग अलग रहकर ही, जिनको सारी रात बितानी होती है, जो परेशान होकर व्याकुल होकर गर्म प्रदेशों से आए होते हैं, एक दूसरे से अलग रहकर अपने जीवन बिताते हैं, उन पक्षियों के बारे में बताया। जैसे निशा काल से चिर अभिशापित, जैसे कि रात अंधेरा से अभिशापित है, अंधेरे में जो है चकवा चकई पक्षी एक साथ नहीं रहते, उनको इंतजार करना पड़ता है कि चांद दिखे। तो उस व्यवस्थ से चकवा चकई कहा ना, वही चकवा चकई चकवा पक्षी चकई पक्षी बंद हुआ क्रदंत, फिर उनमें आपस में बातचीत बंद हो जाते हैं उस महान सरोवर के तीरे, और फिर वो कुछ दिन शांत रहकर जो है उस सरोवर के जो है किनारे आ जाते हैं, जहाँ पर हरी भरी घास, पूरा घास के मैदान है, हरियाली छाई हुई है, और वहाँ आकर अपने अपने कला दिखाते हैं, बादल को घिरते देखा है। तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ पर भी समझ आया होगा, और चलते हैं हम लोग आगे की कुछ जो है पंक्तियों पर और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बताया गया है कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सबसे पहले आप क्या करें, इसका जो है कुछ कठिन शब्दार्थ लिख लें। जैसे कि कठिन शब्दार्थ में आता है बर्फानी, बर्फानी का मतलब होता है बर्फ से पूर्ण, 7 सहस्त्र का मतलब होता है सैकड़ों हजारों, और अलख नाभि नाभि से होता है अलखनंदा, उन्मादक से होता है उन्माद से, और पूर्ण परिमल से होता है सुगंध, और धावित का होता है दौड़ना। तो इस तरह से इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, तो आप ये देख चुके हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पंक्ति में देखिए कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि हिमालय के दुर्गम और बर्फीली प्रदेश में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा के किनारे, है ना, जैसे कि ये दुर्गम बर्फानी घाटी में है ना, बर्फीली जो है घाटी है, 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, मतलब सैकड़ों सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर जो है अलकनाभि से उठने वाले, है ना, अलकनंदा के किनारे अलग से उठने वाले, ठीक है। तो बोले कि अलकनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल, यानी खुद के ही जो कस्तूरी जो हिरन होते हैं वहाँ से निकलने वाले खुद के ही उन्मादक जो है, उसके जो नाभि में समाई हुई है ना, नीच के उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर, यानी खुद के अंदर जो खुशबू है उसके नाभि के, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कस्तूरी जो मृग यानी हिरन जो होते हैं उसके ही नाभि में वो खुशबू समाई होती है ना, तो जो सुगंध उठती है, तो उसी सुगंध को पाने के लिए पागल होकर इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन जो उसके खुद में ही बस समाया रहता है, तो पीछे धावित होकर यानी दौड़ता है तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसे अपने आप पर ही चिढ़ होती है कि आखिर मैं उस सुगंध को क्यों नहीं हासिल कर पा रहा हूँ, उस सुगंध को क्यों नहीं खोज पा रहा हूँ, लेकिन वो सारी सुगंध तो उसके ही नाभि में समाई हुई रहती है, बादल को घिरते देखा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये भी पद बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट करें, और स्टूडेंट्स आगे की जो कुछ पद हैं उसको समझने के लिए आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। और चलते हैं हम लोग वीडियो के अगले जो है पद पर, इस कविता के अगले पद में कहा गया है कि कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझनील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर जो है इस पद को थोड़ा सा समझ ले। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। कठिन शब्दार्थ में जैसे कि व्योम प्रवाही यानी आकाश में प्रवाहित, छायामय यानी काल्पनिक, और कवि कल्पित यानी कवि की कल्पना, कैलाश शीर्ष यानी कैलाश पर्वत की चोटी, और झंझनील मतलब होता है आंधी तूफान, ठीक है। तो ये कुछ आपके कठिन शब्दार्थ है, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कवि कह रहे हैं पर्वत प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि कुबेर और उसकी अलकापुरी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्थान नहीं रहा, कहाँ गई वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और इसी प्रकार कालिदास द्वारा जो वर्णित, कालिदास ने जो बताया था मेघदूत और गंगा जल का उल्लेख किया था, तो उसके बारे में बताते हैं। किंतु बोले कि ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, इसने कहा किंतु वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कवि को अभी तक पता नहीं कि मेघदूत का मेघ कहाँ गया, मेघदूत का मेघ कहाँ चला गया है। वह अनुमान लगाता है कि निश्चय ही वह कालिदास की कल्पना होगी। तो कवि कहते हैं कि
कोई बताया वह छायामय बरस पड़ा होगा या यहीं पर, किसी ने कहा, वो उसकी कल्पना होगी, वह कहीं ना कहीं तो बरस गया होगा, कहीं ना कहीं गिर गया होगा वो मेघ जो है बारिश के रूप में। और जाने दो, वह कवि कल्पित था, कवि की कल्पना थी। और उसने कहा, मैं तो भीषण जाड़ों में भी नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, मैं ठंडी में। कवि ने कहा कि उसने सर्दी में एकदम कैलाश पर्वत भीषण ठंडी हो, और उसमें कैलाश पर्वत के उच्च शिखरों पर, ऊंचे ऊंचे जो है शिखर पर तूफानी बादलों को आपस में संघर्ष करते देखा है। जो है नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझनील यानी तूफानी बादलों से गरज गरज कर भिड़ते देखा, आपस में लड़ते देखा है और बादल को घिरते देखा है। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये भी पद जो है समझ आया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य या खूबसूरती का वर्णन किया गया, उनके बादलों का वर्णन किया गया, किस तरह से बादल पर्वत के चारों तरफ छाए होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे की जो है स्लाइड्स यानी कविता की आगे की पंक्ति पर। आगे कहा गया, सत सत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में और सोनित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गालों में, कानों में कूले लटकाए और सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खोजत कला में, पान पात्र द्रक्षा सौ पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर नरम निदाग और बाल कस्तूरी मृग छालों पर पथली मारे और मदिरा रून आँखों वाले उन उन्मद जो है किन्नर किन्नरियों की, मदिरा रून आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की और मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ है वो आप समझ लें कि कठिन शब्दार्थ में क्या बताया गया है। कहते हैं निर्झर निर्झरनी, इसका आप अर्थ समझ लें पहले। निर्झर निर्झरनी का अर्थ है झरने और नदियाँ। कलमुखरित, कलमुखरित का अर्थ है मधुर स्वर में आवाज़ करना। और बोले कि सोनित, सोनित का मतलब होता है सोनित यानी सोनित धवल जो होता है उसको बोलते हैं लाल और सफ़ेद जो कि साफ़ सुथरा हो। कुंतल को कहते हैं बाल और कुवलई को कहते हैं कलियाँ। रजत, रजित को कहते हैं चांदी से बने हुए। और द्रक्षा सौ को कहते हैं अंगूर का रस। और पुरित, पूर्ण, पुरित का मतलब पूर्ण, लोहित चंदन, लाल चंदन, त्रिपदी, त्रिपाही, निदाग बिना दाग के, मदिरा रून शराब के नशे में लाल, उन्मद, उन्मत्त, उन्मत्त, मृदुल, कोमल, मनोरम, सुंदर। तो इस तरह से आपको कुछ कठिन शब्दार्थ थे जो हमने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इस पद में आखिर बताया क्या गया है। कवि पर्वत प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और किन्नर जाति के काल्पनिक सौंदर्य तथा उनके प्रेममय जीवन के बारे में बताते हैं, उनकी जो जीवन कैसी होती है उसके बारे में। कवि कहते हैं सत सत निर्झर निर्झनी कल मुखरित देवा दारू कानन में, यानी सैकड़ों झरने, कवि कहते हैं कि सैकड़ों झरने तथा नदियों के स्वर से पूर्ण देवदारू वृक्षों के वनों में सोनित धवल भोज पात्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित, है ना, भोज पत्रों से बनी कुटियों में, जो कुटियां हैं वहाँ रंग बिरंगे तथा सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए किन्नर, है ना, जो फूलों हैं रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले यानी इंद्रधनुष की माला डाले, संग सरीखे सुगढ़ गालों में, हाँ, किन्नर सजे हुए हैं। किन्नरियाँ बैठे दिखाई देते हैं, इनके शंख जैसे गले में इंद्रनील मणियों की माला डाले हुए हैं, कानों में कलियों तथा चोटी में लाल कमल धारण किए हैं, हाँ, कानों में, है ना, कूले लटकाए और सतदल लाल कमल वेणी में, है ना, जो कानों में जो है लाल कमल धारण किए हुए हैं। और फिर बोले रजत रजित मणि खा की सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्रक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने। इसने फिर आगे कहते हैं कि जड़े पान पात्र शोभित, यानी जो कलापूर्ण ढंग से वो चांदी से बने तथा मणियों से जड़े पान जो है पात्र शोभित लगते हैं वो। और ये पात्र द्रक्षा सब, यानी कहने का मतलब होता है कि अंगूर के जो शराब होते हैं उनसे वो पूर्ण है, उनसे पूर्ण है और अपने सामने लाल चंदन की तिताई पर रखे हुए दिखाई देते हैं, लाल चंदन की तिताई पर रखे हुए दिखाई, है ना, लोहित चंदन की त्रिपति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, है ना, दिखाई पड़ते हैं। ये सब कस्तूरी वाले मृग के चर्म से बने, ये कस्तूरी के मृग से, है ना, जो कस्तूरी होते हैं हिरने, उनके चर्म से बने आसन पर बैठकर
चमड़े से बना हुआ, उस पर आसन मार कर बैठे होते हैं, है ना। मृग छालों पर पतली मारे यानी आसन मारे, पालथी मार कर बैठे हुए हैं। मदिरा रुन आंखों वाले उन उन्मद जो है किन्नरियों की, हाँ, वहाँ बैठे हुए हैं, बैठकर और आसव के नशे में लाल नेत्रों से स्वयं को देखते हुए, हाँ, जो है मदिरा आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नरियों की मृदु मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है ना। तो उसने देखा कि किन्नर मस्त है, और मस्त किन्नर युगलों को वंशी की मधुर ध्वनि प्रवाहित करते हुए देखते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से वंशियाँ बज रही है और किस तरह से वंशी पर जो है उनकी उंगलियाँ फिर रही है। तो वंशी पर उंगली फिरते उन्होंने देखा है ना। तो कहने का जो है यही तात्पर्य है कि किस तरह से वहाँ की खूबसूरती का जो है वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको ये पूरी कविता, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी अगर डाउट्स रह गया है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।